नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज की क्लास में हम मन्नू भंडारी को पढ़ेंगे। इनकी रचना है रजनी, जो कि एक पटकथा है। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले ये पंक्तियाँ हैं। लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन पाती। असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्व बोध, उसके सरोकार, उसकी जीवन दृष्टि। तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो मन्नू भंडारी की रचना एक कहानी यह भी से ली गई हैं, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो मन्नू भंडारी की ये रचनाएं हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना है क्योंकि जो मेन रचनाएं हैं वो तो सिलेबस में दी हुई हैं, तो बीच की रचनाओं को आपको अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले इनका जन्म 1931 में हुआ। कहाँ हुआ? भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ। ये सारी कहानियां हैं, कहानी संग्रह है। आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान, ये उपन्यास हैं मन्नू भंडारी के। ठीक है, उसके बाद ये पटकथाएं हैं जो इन्होंने लिखी हैं। रजनी हो गई, निर्मला हो गई, स्वामी हो गई, और स्वामी हो गया, और दर्पण। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि तीन पटकथाएं मन्नू भंडारी की देके आपसे एक कौन सी नहीं है करके प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। तो आपने याद रखनी है कि ये चारों ही जो पटकथाएं हैं वो मन्नू भंडारी की हैं। ठीक है, सम्मान कौन कौन से मिले हैं? हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार की तरफ से सम्मान मिला है इनको, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। ठीक है, उसके बाद इनके जीवन के बारे में कुछ चीज़ें हैं। मन्नू भंडारी हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर था। ठीक है, तो नई कहानी आंदोलन के उठान के समय का हमने एक और लेखक पढ़ा है, उसका नाम भी आपको ध्यान होगा। कौन सा लेखक था? शेखर जोशी। तो इस प्रकार से जो जो लेखक हमें किसी स्पेशल चीज़ से जुड़े हुए मिले तो उनको आप याद करते चलना है। जैसे नई कहानी की बात आई तो शेखर जोशी हो गए। अब मन्नू भंडारी जी, उसके उठान के समय की इनकी जो रचनाएं हैं। ठीक है, तो नई कहानी आंदोलन में जो नया मोड़ आया, छठा दशक था ये नया मोड़ आया, उसमें मन्नू जी का विशेष योगदान रहा। उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन, कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियां विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई। उन्होंने आक्रोश, व्यंग और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया, वह चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या फिर पटकथा ही क्यों न हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप मन्नू जी द्वारा लिखित एक पटकथा पढ़ने जा रहे हैं। हमने पहले ही बात कर ली कि रजनी एक पटकथा है। पटकथा जानी पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई एक वह कथा रजत पट फिल्म का स्क्रीन के लिए भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने ये भी आपको पता होना चाहिए कि पटकथा क्या होती है, और टेलीविज़न के लिए भी हो सकती है। मतलब कि पटकथा नाटक की तरह होती है। ठीक है, जिसके धारावाहिक के रूप में टेलीविज़न पर भी दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से पटकथा होती है। पटकथा जानी पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा रजत पट के लिए भी हो सकती है और टेलीविज़न के लिए भी हो सकती है। मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। ठीक है, तो ये हो गई पटकथा। कोई लेखक किसी भी दूसरी विधा में लेखन करके उतने लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता जितना कि पटकथा लेखक लेखन द्वारा। ठीक है, तो मतलब कि पटकथा की विशेषता है कि पटकथा ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाती है। ठीक है, क्योंकि पटकथा शूट होने के बाद धारावाहिक या फिल्मों के रूप में लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंच जाती है। इस लोकप्रियता के चलते ही पटकथा लेखन की और लेखकों का भी पर्याप्त रुझान हुआ है, और पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भी पटकथाएं छपने लगी हैं। प्रस्तुत पाठ में रजनी धारावाहिक की ही एक कड़ी दी जा रही है। मतलब कि रजनी पटकथा है जिसके धारावाहिक थे। धारावाहिक में मतलब कि ये टेलीविज़न पे या ये दिखाया गया, तो उन्हीं में से एक जैसे एपिसोड नहीं हो जाता, वो ही है इसमें। ठीक है,
रजनी पिछली सदी के 90वें दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। यह वह समय था जब हम लोग और बुनियादी जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। हम जैसे लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। वासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक, तो निर्देशक कौन था? वासु चटर्जी, इसका ध्यान रखना है। धारावाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी और उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र रजनी थी। तो रजनी और इसकी जो मेन पात्र थी। हर कड़ी में यह जो झाड़ू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती थी। प्रस्तुत अंश भी व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है। तो मेन पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना है कि इस जो रजनी का जहाँ जो मतलब कि अंश दिया हुआ है उसमें कौन सी समस्या दिखाई गई है। तो कौन सी समस्या है? शिक्षा, व्यवसाय बनती शिक्षा की मतलब की बात इसमें हुई है समस्या की। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। आगे शुरू होता है ये रजनी। मध्यवर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा, एक महिला रसोई में व्यस्त है। घंटी बजती है, भाई दरवाज़ा खोलती है। बाई दरवाज़ा खोलती है। रजनी का प्रवेश। रजनी, लीला बहन कहाँ हो? बाजार नहीं चलना क्या? लीला रसोई में से हाथ पोंछती हुई निकलती है। चलना तो था, पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना? चेहरे पर खुशी का भाव है। मतलब कि लीला ने रजनी को बताया कि चलना तो था लेकिन उसका अमित का रिजल्ट आने वाला है। ये नाम सारे आपने याद रखने हैं। रजनी, अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा, और नहीं तो सेकंड तो कहीं गया नहीं। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी। सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला, मैं अभी से बता देती हूँ। लीला हंसकर, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी। मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी है केसरिया रसमलाई, अमित को बहुत पसंद है ना। रजनी, देखो, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी। बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। ठीक है। आगे लीला ने कहा, कैसी बात करती हो? मैं एक बार काट भी दूं, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता। मैं कोई भी चीज़ घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा देता हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो है उसकी। दोनों खिलखिलाकर हंसती हैं। रजनी, बहुत मेधावी बच्चा है, अपितु तुम देखना तो आगे जाकर क्या बनता है। लीला, बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। फिर घंटी बजती है। लीला एक तरह से दौड़ते हुए दरवाज़ा खोलती है। अमित का प्रवेश। रोज़ की तरह भारी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला है। रजनी अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अमित, बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से मौजूद हैं। अमित का चेहरा उतरा हुआ है, पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अमित आंसू भरी आंखों से थैले में से रिपोर्ट निकालकर माँ की ओर फेंकते हुए, अमित, लो देखो क्या हुआ है मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ, मैथ्स में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखने लगती है, लीला उसे अपनी बाहों में भरकर। ठीक है। लीला, पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था। यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर, सब तो ठीक था। तेरे पापा ने नहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले ही काट लें सफाई वफाई के, पर 95 तो पक्के हैं। ठीक है। रजनी रिपोर्ट देखते हुए, पर मिले तो कुल 72 ही हैं। फिर दूसरे विषयों के नंबर भी पढ़ने लगती हैं, तो ये नंबर थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एग्जामिनर को कुछ नहीं पता होता क्या पूछ ले। इंग्लिश में 86, हिस्ट्री में 80, स्विक्स में 88, हिंदी में 82, ड्राइंग में 90, सबसे कम मैथ्स में ही है। तो कितने नंबर आए थे? 72 ही आए थे टोटल। ठीक है। अमित गुस्से और दुख से, कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं अच्छे नंबर, मतलब कि व्यंग में कहा है उसने। सर तो बार बार कहते ही थे कि ट्यूशन कर लो, वरना फिर बाद में
मत रोना, रो पड़ता है अमित। लीला अपराधी की तरह सफाई देते हुए, मुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी, तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी तो अंग्रेजी में करवा दी थी ट्यूशन, अब दो दो विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस। बेटे, अपनी आर्थिक मजबूरी की बात वह शब्दों से नहीं चेहरे से व्यक्त करती है, पर यह तो अंधेर ही हुआ कि सारा पेपर ठीक हो फिर भी नंबर काट लो। रजनी की बाहों में एकाएक बल पड़ जाते हैं, वह रोते हुए अमित को खींचकर अपने पास सटा लेती है। रो मत, उसके आंसू पोंछते हुए। अमित रोएगा नहीं, समझे, मैं तो पूछती हूँ उसका जवाब देना बस। कुछ देर रुककर, तुझे अच्छी तरह याद है कि तूने पूरा पेपर ठीक किया था? अमित स्वीकृति में सिर हिलाता है। पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे? तो ये सारी बातें रजनी अमित से पूछती है कि तूने पेपर वैसे के वैसे ही आके अपने पापा को करके दिखाया या उससे पहले आंसर वगैरह देख लिए थे? ठीक है। अमित, नहीं, यों के त्यों आकर कर दिए थे, हमको आते थे वो सारे सवाल, मतलब पेपर सही करके आया था। रजनी, मैथ्स के सर कौन हैं? अमित, मिस्टर पाठक, नाम याद रखना है, मिस्टर पाठक। रजनी, कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? अमित, 22। साल के शुरू में तो 8 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद से 15 हो गए थे, हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया ट्यूशन, तो मुझसे भी तभी से कह रहे थे, मतलब कि अब पूरे 22 बच्चे ट्यूशन ले रहे थे मिस्टर पाठक से। लीला, हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे, इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज़्यादा है। रजनी, उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन लो? अमित, हाँ, कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर यह तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका तो। अगर ईयरली में भी पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया था, पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा, हमेशा बस एक ही जवाब, मम्मी की नकल उतारते हुए, मैथ्स में तो तू वैसे ही बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर? देख लिया ना, अब सिक्स्थ पोजीशन आई है मेरी, जो आज तक कभी नहीं आई थी। अमित की आंखों से फिर आंसू टपक पड़े, मतलब कि 6वें नंबर पे आया था वो। रजनी डांटते हुए, फिर आंसू? जानता नहीं, रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा और ठीक ही किया, जिस विषय में तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो उसमें क्यों लोगे ट्यूशन? ट्यूशन तो कमज़ोर बच्चे लेते हैं। अमित, आप जानती नहीं आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं होती, अगर सर कहें और बार बार कहें तो लेनी ही होती है, वरना तो नंबर कम हो ही जाते हैं। रजनी, पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं? अमित, हाँ, कितना ही अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए। रजनी, यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं, सिर्फ इसीलिए कि ट्यूशन नहीं ली थी? तो यह तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है, और तू मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाकर लड़। अमित इस भाव से सिर हिलाता है मानो कितनी बेकार की बात कर रही है रजनी आंटी। लीला 2 गिलासों में शिकंजी बनाकर लाती है, अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता तो रजनी गुड़कती है। रजनी, चलो पियो शिकंजी, ठीक है, देखते नहीं चेहरा कैसे पसीना पसीना हो रहा है। दोनों शिकंजी पीने लगते हैं। इस दौरान रजनी कुछ सोच रही है, शिकंजी खत्म करके। कल आप 9 बजे तैयार रहिए, अमित साहब आपके स्कूल चलना है। अमित एकदम डर जाता है, कल से तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगे तो सर मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे, वहाँ मत जाइए प्लीज़, वहाँ बिल्कुल मत जाइए। लीला, हाँ रजनी, तुम कुछ कहोगी तो अगले साल कहीं और ज़्यादा परेशान न करें इसे, अब जब रहना ही इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा कैसा? ठीक है। रजनी बात को बीच में ही काटकर गुस्से से, यानी कि वे लोग जो भी जुल्म ज्यादती करें हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं? सही बात कहने में डर लग रहा है तुझे तेरी माँ को। अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं, पता तो लगे कि आखिर किस बात के नंबर कटे हैं। अमित झुंझलाकर, बता तो दिया आंटी आप, मतलब कि अमित ने गुस्से में कहा कि बता तो दिया कि ट्यूशन ना लेने की वजह से नंबर कम हो गए हैं।
रजनी गुस्से से, ठीक है तो अब बैठकर रो तुम माँ बेटे दोनों। दनदनाती निकल जाती है, दोनों के चेहरे पर एक ऐसा हाय सा भाव। लीला, अब जह रजनी कोई और मुसीबत न खड़ी करे। यहाँ पर दृश्य मतलब ये समाप्त हो जाता है, नया दृश्य शुरू होता है। ये भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है किस दृश्य में क्या था। स्कूल के हेडमास्टर का कमरा, बड़ी सी टेबल, दीवार के सहारे रखी कांच की अलमारी में बच्चों द्वारा जीते हुए कप और शील्ड्स जमे हुए रखे हैं। दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें, एक बड़ा सा मैप लटका है। एक स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का वातावरण तैयार किया जाए। हेडमास्टर काम में व्यस्त हैं। चपरासी बड़े अदब से एक चिट लाकर रखता है। हेडमास्टर कुछ क्षण उसे देखता रहता है। हेडमास्टर, बुलाओ। रजनी का प्रवेश, नमस्कार करती है। हेडमास्टर, बैठिए। कुछ देर रुककर, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। रजनी, मैं 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ। हेडमास्टर के चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वह कुछ समझा न हो। ईयरली एग्ज़ाम की कल ही जिसका रिजल्ट निकला है सॉरी। तो रजनी ने कह दिया कि ईयरली एग्ज़ाम की कॉपी देखनी है। तो हेडमास्टर मतलब ऐसे दिखा रहा है हाव भाव जैसे वह कुछ समझा ना हो। ठीक है। उसके बाद हेडमास्टर, सॉरी मैडम, ईयरली एग्ज़ाम की कॉपियाँ तो हम लोग नहीं दिखाते हैं। रजनी, जानती हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था, लेकिन उसे कुल 72 नंबर ही मिले हैं। कॉपी देखकर सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमियाँ हो गई थी या एक एक शब्द पर जोर देकर बोलती है। गलती एग्जामिनर की है। ठीक है। हेडमास्टर, सारी बात को बहुत हल्के ढंग से लेते हुए, आप भी कमाल करती हैं। बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। अरे हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह कॉपियाँ दिखाने लग जाएं तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ लगी रहे सारे समय। इसीलिए तो ईयरली एग्ज़ाम की कॉपियाँ नए दिखाने का नियम बनाया गया है स्कूलों में। रजनी, अपने गुस्से पर काबू पाते हुए, देखिए आप चाहें तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लेता रहा है। इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है। तैश आ ही जाता है। कॉपी देखकर मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर कटे किस बात के हैं। हेडमास्टर, आप बहस करके बेकार ही अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। मैंने कह दिया ना कि इन कॉपियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। रजनी व्यंग से, नियम यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है। हेडमास्टर गुस्से से, व्हाट डू यू मीन। रजनी, आई मीन व्हाट आई से मतलब जैसे भी लिखा हुआ है। नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती स्कूल में। कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विषय में, फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वह ट्यूशन ले। यह कौन सा नियम है आपके स्कूल का। हेडमास्टर, देखिए यह टीचर और स्टूडेंट का अपना आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं। इसमें न स्कूल आता है न स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं। रजनी, कुछ नहीं कर सकते आप तो मेहरबानी करके यह कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचरों के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन न लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं। और आप हैं कि कॉपियाँ न दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक रहे हैं। हेडमास्टर चीख कर, विल यू प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस रूम। जोर जोर से घंटी बजाने लगता है। दौड़ता हुआ चपरासी आता है। मेम साहब को बाहर ले जाओ। रजनी, मुझे बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का यह घिनौना रैकेट चला रखा है। व्यंग से, पर आप तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा और मैं करूँगी, देखिएगा आप। तमतमाती हुई निकल जाती है। हेडमास्टर चपरासी पर ही बिगड़ जाता है। जाने किस किस को भेज देते हो भीतर। चपरासी, मैंने तो आपको स्लिप लाकर दी थी साहब। हेडमास्टर गुस्से में स्लिप की चिंदी बिंदी करके फेंक देता है, कुछ इस भाव से मानो रजनी की ही चिंदियाँ बिखेर रहा हो। दृश्य समाप्त हो गया, नया दृश्य शुरू होता है। रजनी का फ्लैट, शाम का समय, घंटी बजती है। रजनी आकर दरवाज़ा खोलती है। पति का प्रवेश, उसके हाथ में ब्रीफ केस लेती है हाथ से। ठीक है। पति जूते खोलते हुए, तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या। रजनी, तुम्हें कैसे मालूम। पति, फ़ोन किया था, एक फ़ाइल रह गई थी, सोचा चपरासी को भेजकर मंगवा लूँ, पर कोई घर में हो तो अब न। पति के चेहरे पर खीज भरा गुस्सा पुता हुआ है। रजनी, तुम फाइल भूल गए और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है, पर फिर भी
उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए, यह कौन सी बात हुई। पति जरा शांत होते हुए, अच्छा गई कहाँ थी। रजनी एक स्कूल का नाम लेती है। पति स्कूल का नाम दोहराता है। तुम क्या करने गई थी वहाँ। रजनी गदगद भाव से, पहले चाय ले आऊँ फिर बताती हूँ। कैमरा रजनी के साथ किचन में गुनगुनाते हुए रजनी खाने का भी एक गुनगुनाते हुए रजनी खाने का भी कुछ बना रही है। लगता है जो कुछ करके आई है उससे बहुत प्रसन्न है। दृश्य फिर बाहर के कमरे में। नाश्ते की प्लेट काफ़ी खाली हो चुकी है, जिससे लगे कि रजनी सारी बात बता चुकी है। रजनी बोलती बंद कर दी हेडमास्टर साहब की। जवाब देते नहीं बना तो चिल्लाने लगे। पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को। पति अच्छा, मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं या धंधा करते हैं, पर तुम्हें अभी बैठे बिठाए इससे क्या परेशानी हो गई। तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा है ना। रजनी एकदम भड़क जाती है। यानी कि मेरा बेटा जाए तभी आवाज़ उठानी चाहिए, अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए, और जो इतने इतने बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं उसके लिए नहीं उठानी चाहिए। सब कुछ जानने के बाद भी नहीं उठानी चाहिए। बहुत गुस्से में है रजनी। पति ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का। रजनी देखो तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो। रवि गलती करने वाला तो है ही गुनहगार। देखो तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो। रवि गलती करने वाला तो है ही गुनाहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनाहगार नहीं होता। जैसे लीला बेन और कांति भाई और हजारों हजारों माँ बाप। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा गुनाहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार, तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है, जैसे तुम। नकल उतारते हुए, हमें क्या करना है, हमने कोई ठेका ले रखा है दुनिया का। गुस्से और हिकारत से माई फुट उठकर भीतर जाने लगती है, जाते जाते मुड़कर। तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता, हो भी नहीं सकता। भीतर चली जाती है। पति बेहद हताश भाव से दोनों हाथों से माथा थाम कर चढ़ा दिया सूली पर। फिर दृश्य खत्म हो जाता है, नया दृश्य शुरू होता है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस का बाहरी कक्ष, कमरे के बाहर उसके नाम और पद की तख्ती लगी है, साथ ही मिलने का समय भी लिखा है। एक स्टूल पर चपरासी बैठा है। सामने की बेंच पर रजनी और 3-4 लोग और बैठे हैं प्रतीक्षार्थ। रजनी के चेहरे से बेचैनी टपक रही है, बार बार घड़ी देखती है। मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है। रजनी चपरासी से, कितनी देर और बैठना होगा। चपरासी, हम क्या बोलेगा, जब साहब घंटी मारेगा बुलाएगा तभी तो ले जाएगा। बहुत बिजी रहता है साहब। बिजी रहता है ना साहब। रजनी अपने में ही गुनगुनाते हुए, यह तो लोगों से मिलने का समय है, न जाने किसमें बिजी बनकर बैठ जाते हैं। चपरासी दूसरी तरफ देखने लगता है। कैमरा ऑफिस के अंदर चला जाता है। साहब मेज़ पर पेपर बेट घुमा रहा है। फिर घड़ी देखता है, फिर घुमाने लगता है। बाहर एक आदमी आता है, अपने नाम की स्लिप के नीचे 5 रुपए का एक नोट रखकर देता है और चपरासी का कंधा थपथपाता है। चपरासी हंसकर भीतर जाता है, लौटकर उस आदमी को तुरंत अपने साथ ले जाता है। रजनी के चेहरे पर तनाव, घूरकर चपरासी को देखती है। थोड़ी देर में आदमी बाहर निकलता है। रजनी उठकर दंदनाती हुई भीतर जाने लगती है। चपरासी, अरे अरे अरे, किधर को जाता, अभी घंटी बजा क्या। रजनी, घंटी तो मिलने का समय खत्म होने तक बजेगी भी नहीं। दरवाज़ा धकेल कर भीतर चली जाती है। चपरासी, अरे कैसी औरत है, सुनती नहीं। वहाँ बैठे 2-3 लोग हंसने लगे। दृश्य कमरे के भीतर। निदेशक कुर्सी की पीठ से टिककर सिगरेट पी रहा है। रजनी को देखकर आश्चर्य से, निदेशक, आपको स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए ना। रजनी मुस्कुराकर, स्लिप तो घंटे भर से आपके चपरासी की जेब में पड़ी है और शायद 2-4 दिन चक्कर लगवाने तक पड़ी ही रहेगी। निदेशक, क्या कह रही हैं आप। रजनी, तो क्या यह सीधी साफ सी बात भी मुझे ही समझानी होगी आपको। खैर अभी छोड़िए इस बात को, इस समय मैं आपके पास किसी दूसरे ही काम से आई हूँ। निदेशक के चेहरे पर रजनी को लेकर एक आश्चर्य मिश्रित कौतूहल का भाव उभरता है। निदेशक, कहिए। रजनी थोड़ा सोचते हुए, देखिए मैं स्कूलों, विशेषकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी रिलेशंस के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। निदेशक, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। निदेशक ने कहा, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। रजनी, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। निदेशक, कहिए आप क्या जानना चाहती हैं। रजनी, जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है। निदेशक ज़रा गर्व से, जी हाँ देता है। बोर्ड का काम ही यह है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना भी हो सके सहयोग करे। इट्स आवर ड्यूटी मैडम। रजनी, जब इतनी बड़ी ऐड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा स्कूलों पर। निदेशक, ऑफ कोर्स, बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम हैं जो स्कूलों को मानने होते हैं। स्कूल मानते हैं, सिलेबस बोर्ड बनाता है, फाइनल
ईयर के एग्जाम्स बोर्ड कंडक्ट करवाता है। रजनी, निदेशक के चेहरे पर नजरें गड़ाकर, स्कूलों में आजकल प्राइवेट ट्यूशन का जो सिलसिला चला हुआ है, ट्यूशन क्या बच्चों को लूटने का जो धंधा चला हुआ है, इसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है? निदेशक बड़े सहजभाव से, इसमें धंधे की क्या बात है? जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से नया ट्यूशन किसी और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो है नहीं। रजनी, बच्चा कमज़ोर नहीं, होशियार है, बहुत होशियार है, उसके बावजूद उसका टीचर लगातार उसे कोंचता रहता है कि वह ट्यूशन ले वरना पछताएगा। लेकिन बच्चे के माँ बाप को ज़रूरी नहीं लगता और वे नहीं लगवाते। जानते हैं क्या हुआ? मैथ्स का पूरा पेपर ठीक करने के बावजूद उसे कुल 72 नंबर मिले हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने टीचर के बार बार कहने पर भी ट्यूशन नहीं ली। निदेशक, वेरी सैड, हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए ऐसे टीचर के खिलाफ। रजनी, क्या खूब, आप कहते हैं कि हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब करेगा कौन? मैं पूछती हूँ कि ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनौने रैकेट को तोड़ने के लिए दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए आपको? आपके बोर्ड को चेहरा तमतमा जाता है। निदेशक, लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पेरेंट्स से इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। रजनी, यानी कि शिकायत आने पर ही आप इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। वैसे शिक्षा के नाम पर दिन दिहाड़े चलने वाली इस दुकानदारी की आपके बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। व्यंग रूप में, मतलब कि व्यंगात्मक ढंग से कहती है। निदेशक, कैसी बात करती हैं आप? कितने इंपॉर्टेंट मैटर रहते हैं हम लोगों के पास। अभी पिछले 6 महीने से तो नई शिक्षा प्रणाली को लेकर भी कितने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं हमने। रजनी व्यंग से, ओ इम्पोर्टेंट मैटर्स, नई शिक्षा प्रणाली? अरे पहले इस शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकिए, वरना बच्चों के भविष्य के साथ साथ आपकी नई शिक्षा प्रणाली भी छनकर गड्ढे में चली जाएगी। निदेशक थोड़े गुस्से के साथ, आप ही पहली महिला हैं और हो सकता है कि आखिरी भी हों जो इस तरह की शिकायत लेकर आई हैं। रजनी, ठीक है, तो फिर आपके पास शिकायत का ढेर ही लगवा कर रहूंगी। झटके से उठकर बाहर चली जाती है। निदेशक देखता रहता है, फिर कंधे उचका देता है। अब मोन्टाज में कुछ दृश्य दिखाए जाएं। रजनी फ़ोन पर कर रही है, मेज पर कुछ पत्थर रखे हैं और रजनी एक रजिस्टर में उनके नाम पते उतार रही है। साथ में 1-2 महिलाएं और भी हैं। फिर एक के बाद एक 3-4 घरों में माँ बाप से मिल रही है, उन्हें समझा रही है। साथ में लीलाबेन और 3-4 महिलाएं और भी हैं। यहाँ पर दृश्य समाप्त हो जाता है। नया दृश्य शुरू होता है। किसी अखबार का दफ्तर है। कमरे में संपादक बैठे हैं, साथ में 3-4 स्त्रियां के साथ रजनी बैठी हैं। संपादक, आपने तो इसे बकायदा एक आंदोलन का रूप दे दिया। बहुत अच्छा किया, इसके बिना यहाँ चीज़ें बदलती भी नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। रजनी एकाएक जोश में आकर, आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा? तो फिर साथ दीजिए हमारा। अखबार यदि किसी इशू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बन जाती है। आंख मूंद कर नहीं रह सकता कोई उससे। आप सोचिए जरा, अगर आपके इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। आवेश के मारे जैसे बोला नहीं जा रहा रजनी से, ठीक है। उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, माँ बाप के पैसे का नहीं। शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में यह तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है। वे मतलब कि इस प्रकार से बातें करती है रजनी। संपादक हंसकर, बस मैं समझ गया आपकी सारी तकलीफ, आपका सारा गुस्सा। रजनी, तो फिर दीजिए हमारा साथ उठाइए, इस इश्यू को लगातार लिखिए और धुआंधार लिखिए। संपादक, इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगी। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने नोट कर ली है। एक अच्छा सा राइट अप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ। रजनी गदगद होते हुए, एक काम और कीजिए, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं। राइट अप के साथ इसकी सूचना भी दे दीजिए तो सब लोगों तक खबर पहुंच जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर तो हम मुश्किल से 100-125 लोगों से संपर्क कर पाए हैं, वह भी रात दिन भाग दौड़ करके। ज़रा सा रुक कर अधिक से अधिक लोगों के आने के आग्रह के साथ सूचना दीजिए। संपादक, दी। सब लोग हंस पड़ते हैं। रजनी, ये हुई ना बात। फिर दृश्य समाप्त हो जाता है। नया दृश्य कहाँ से शुरू होता है? मीटिंग का स्थान, बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं। लोग खुश हैं, लोगों में जोश है, विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल बना हुआ है। दृश्य कटकर अंदर जाता है। हाल भरा
हुआ है। एक और प्रेस वाले बैठे हैं, इसे बाकायदा फोकस करना है। एक महिला बाइक पर माइक पर से उतरकर नीचे आती है। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट है। अब मंच पर से उठकर रजनी माइक पर आती है। पहली पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे हैं। बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए। कुछ अभी आप लोगों ने भी यहाँ सुने। यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी है। माएँ इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें और पिता जैसे वे घर के और किसी काम में ज़रा भी मदद नहीं करते, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। तब कमज़ोर बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी हो जाती है। बड़ा अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिनिधि ने आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन न करें तो उनका गुजारा ही न हो। कई जगह तो ऐसा भी है कि कम तनख्वाह देकर ज़्यादा पर दस्तखत करवा लिए जाते हैं। ऐसे टीचर से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं और इस न्याय का पर्दाफाश करें। हाल में बैठा हुआ पति धीरे से फुसफुसाता है, लो अब एक और आंदोलन का मामला मिल गया। कैमरा फिर रजनी पर। इसीलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नज़र में रखते हुए ही बोर्ड के सामने यह प्रस्ताव रखेंगे कि वह ऐसा नियम बनाएं कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने, उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएंगी। साथ ही यह भी कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप लोग अपनी राय दीजिए। सारा हॉल अप्रूव्ड की आवाज़ों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है, जहाँ पर दृश्य समाप्त होता है। नया दृश्य शुरू होता है। रजनी का फ्लैट, सवेरे का समय। कमरे में पति अखबार पढ़ रहा है। पहला पृष्ठ पलटते ही रजनी की तस्वीर दिखाई देती है। जल्दी जल्दी पढ़ता है, फिर एकदम चिल्लाता है, पति, अरे रजनी रजनी सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। रजनी भीतर से दौड़ती हुई आती है, अखबार छीनकर जल्दी जल्दी पढ़ती है। चेहरे पर संतोष, प्रसन्नता और गर्व का भाव है। रजनी, तो मान लिया गया हमारा प्रस्ताव, बिल्कुल जैसे का तैसा, और बन गया यह नियम। खुशी के मारे अखबार को ही छाती से चिपका लेती है। मैं तो कहती हूँ कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा अन्याय है जिसकी धज्जियाँ न बिखेरी जा सकती हैं। पति मुग्ध भाव से उसे देखते हुए, आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। रजनी इतराते हुए, 2 महीने तक लगातार मेरी धज्जियाँ बिखेरने के बाद। दोनों हंसते हैं। लीलाबेन, कांतिबाई और अमित का प्रवेश। लीला अमित की मम्मी जी और कांतिबाई उसके फादर, ठीक है, याद रखना है ये। लीलाबेन, उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई वह आज खाओ कांतिबाई, और सबके हिस्से की तुम ही खाओ। अमित दौड़कर अपने हाथ से उसे रसमलाई खिलाने जाता है, पर रजनी उसे अमित के मुंह में ही डाल देती है। सब हंसते हैं। हंसी के साथ ही धीरे धीरे दृश्य समाप्त हो जाता है। तो ये थी हमारी रजनी पटकथा, यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम जो मैंने आपको बताया है कि कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग का जो टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, वो यहाँ थोड़ा सा दे रखा है, उसको देख लेते हैं। इससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। ये आ गया कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग, ठीक है। कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग। कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो ये जो पंक्ति है, वाक्य दिया हुआ है, इसी में हमें कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग का पता चलेगा, ठीक है। कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब ध्यान से पढ़िए। ऊपर दिए गए संवाद में 2 पंक्तियां हैं, दिखाई दे रहे हैं हमें 2 पंक्तियां। पहली पंक्ति में रेखांकित अंश हिंदी से अलग अंग्रेजी भाषा का है, मतलब कि कोई शब्द हिंदी का आ गया। रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये मतलब कि 2 शब्द इंग्लिश के अगर है क्या, ये सारा हिंदी का आ गया, ठीक है। हिंदी से अलग अंग्रेजी भाषा का, जबकि शेष हिंदी भाषा का, मतलब कि 3 शब्द इसमें, एक वाक्य में 3 शब्द हिंदी के आ गए, 2 आ गए इंग्लिश के। दूसरा वाक्य पूरी तरह से अंग्रेजी में है। हम बोलते समय कई बार एक ही वाक्य में 2 भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, भाषा को ही कोड कहा गया है, ठीक है। यह कोड मिक्सिंग कहलाता है। मतलब कि इस प्रकार से अगर आपके सामने एक वाक्य आता है, उसमें आधे हिंदी के शब्द हैं, आधे इंग्लिश के हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको ही कोड मिक्सिंग कहते हैं। मतलब कि कुछ शब्द इंग्लिश के अगर वाक्य में प्रयोग किए गए हैं तो वो कोड मिक्सिंग होता है, जबकि एक भाषा में बोलते बोलते दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना कोड
स्विचिंग कहलाता है। जैसे पूरा ही वाक्य, हम भाषा कोई बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पूरा ही वाक्य इंग्लिश का बोल दिया, जैसे वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो ये पूरा का पूरा वाक्य इंग्लिश का हो गया। ठीक है, तो ये होता है कोड स्विचिंग। पाठ में से कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग के 3-4 उदाहरण चुनिए और हिंदी भाषा में मतलब कि आपको ये बात समझ आ गई। अगर तो वाक्य ऐसा हो जिसमें कुछ शब्द हिंदी के और कुछ इंग्लिश के आ गए, तो वो तो हो गया कोड मिक्सिंग, मतलब मिक्स मसाला हो गया, आधी इंग्लिश आधी हिंदी आ गई। अगर ऐसा हो कि पूरा मतलब कि एक ही भाषा में सब कुछ चल रहा है, बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो बीच में एक सेंटेंस ही इंग्लिश का आ गया, जैसे वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो इसमें हो जाता है ये कोड स्विचिंग हो जाता है। ठीक है, तो वैसे तो पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे, क्या मतलब इसकी विशेषताएं होती हैं, क्या कुछ होता है इसमें, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आई और हमने देख ली, क्योंकि मिस नहीं करना। एनसीईआरटी का सिलेबस है, तो एनसीईआरटी से कुछ भी पूछा जा सकता है, हो सकता है यही वाक्य आपके सामने आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारी हो गई ये आज की रचना। उसके बाद पटकथा की दुनिया। आपने दूरदर्शन और सिनेमा हॉल में अपने अनेक चलचित्र देखे होंगे। पर्दे पर चीज़ें जिस सिलसिलेवार ढंग से चलती हैं, उनमें पटकथा का विशेष योगदान होता है। पटकथा की कई महत्वपूर्ण संकेत देती हैं, तो ये मतलब है। आगे जो इंग्लिश के शब्द हैं सारे मीनिंग में, तो वो इंग्लिश के शब्द आपको सभी आते होंगे, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं, इनके ही हिंदी मीनिंग दिए हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।